So fat is now broken down in duodenum in fatty acid and glycerol. कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स शुगर सुजैन किस में टूट चुकी है? ऐसी क्या बात नहीं करेंगे, तो सिंपल क्वेश्चन नीचे कर देते हैं फिर आएगा। यस, जैसा इन्होंने बताया कि कॉम्प्लेक्स शुगर सिंपल शुगर में टूट चुकी है, यानी ग्लूकोज में टूट चुकी है। एंड इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया और प्रोटीन, तीनों चीज़ टूट चुकी है। प्रोटीन किस में टूट चुका है? अमोनिया, अच्छा अमीनो एसिड में टूट चुका है। कार्बोहाइड्रेट किस में टूट चुका है ताशी? ग्लूकोज में टूट चुका है, जो भी कॉम्प्लेक्स शुगर है। और फैट किस में टूट चुका है चंद्रशेखर? ग्लिसरॉल में टूट चुका है। नाउ सो इन डुओडेनम दीज प्रोसेस आर कंप्लीट। इंस्टेंट टाइम के नंबर कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? किसी अनहोनी के लिए ये सब बचा के रखा है क्या? अभी तक तुम्हें याद ही नहीं है, बहुत बड़ी अनहोनी घटने वाली है। हाँ बोलो अंकुर, इंटेस्टाइन के छोटी आंत के कौन से 3 हिस्से होते हैं? व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन? बोलो। तो तुम भी फिर वही 93 की कैटेगरी पढ़ोगे, नाम खराब करोगे। अब बोलो जेजुनम और इलियम। सो अभी तक जो सारा डाइजेशन है वो किस पार्ट में कंप्लीट हो जाता है? डुओडेनम में कंप्लीट हो जाता है। व्हाट आर द 5 प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन? अब हमारा जो थर्ड पार्ट है दैट इज एब्जॉर्प्शन। ओके, नाउ एब्जॉर्प्शन, third part of third phase of nutrition, that is third phase of nutrition, absorption. So as food is broken down in duodenum into simple inorganic substances like fatty acid, glycerol, फैट टूटा है सब में, glycerol, तो that is CH2OH, CHOH और CH2OH, these are glycerol। तो glycerol में टूट गया है। that is fatty acids, तो fatty acids जो higher acids होते हैं उनको fatty acids कहते हैं, जैसे C17H35COOH, ये fatty acid है। तो fatty acid और glycerol इसमें टूट चुका है। इसके अलावा ये टूट चुका है अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड भी आपको बताया जा चुका है, CCH3 और HCOOH, ये हुआ एसिड और ये हुआ अमोनिया, तो अमीनो एसिड। और साथ ही साथ ये ग्लूकोज में भी टूट चुका है। इन सभी में टूट चुका है। कौन? एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, ठीक है। तो सिंपल इनऑर्गेनिक, इट इज नाउ रेडी टू गेट एब्सॉर्ब इन जेजुनम। जो बच जाएगा वो इंडिया में जाएगा, ठीक है। सो इट इज नाउ रेडी टू गेट एब्सॉर्ब in middle part of intestine called jejunum. Jejunum has small tiny
फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम देखें इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन तो खुद ही एक क्वाइल स्ट्रक्चर है जिसमें खाना पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के वजह से और आगे बढ़ता चला जाता है। जो डाइजेस्टेड फूड है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें इसकी वॉल्स में कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बने होंगे, प्रोजेक्शंस ऐसे, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने होंगे। ओके ना, अब देखिए, these are called in this portion of intestine there are tiny finger like projections जिनको की कहते हैं, वैसे तो विली नाम होता है प्रोजेक्शंस का, लेकिन ये छोटे हैं तो इसलिए इन्हें माइक्रोविली कहेंगे। माइक्रोविली, दीज आर मिलियंस इन नंबर, एक दो नहीं। ऐसा आपने देखा था क्या? मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि नहीं? जब भी दिखाया होगा, मिलियंस इन नंबर। तो ये बहुत सारे हैं and provide a large surface area for absorption of digested food। तो चूंकि फूड डाइजेस्ट हो चुका है, अब इसका एब्जॉर्प्शन बाकी है, तो माइक्रोविली क्या करते हैं? दे प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। देखिए, माइक्रोविली इन स्मॉल इंटेस्टाइन फूड। फूड इज नाउ, अब ये जो फूड है माइक्रोविली में, ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड दिस इज माइक्रोविली, और माइक्रोविली के ठीक पीछे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। तो ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी? यहाँ से दीज आर द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। So whatever food particles are there, it is absorbed by food particle या digested food है, वो सब इसमें चला जाएगा और इसके थ्रू अब कहाँ जाने लगेगा? ठीक है, so these food particles are absorbed by blood, okay, and transported to cellular site, जहाँ सारे सेल्स हैं वहाँ ले जाएगा ना। ब्लड तो ट्रांसपोर्ट होता है हर सेल के पास। so on other side of microvilli, ठीक है, blood capillaries are present। तो ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कैपिलरीज का क्या मतलब है? जैसे ये देखो, ये हार्ट है, तो हार्ट में से जो ब्लड निकलता है, ठीक है, उसको कहते हैं आर्टरी। उसको क्या कहेंगे? आर्टरी कहेंगे। आर्टरी फिर सब बहुत डिवाइड होगा और ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और उसको क्या कहेंगे? आर्टीरियोल्स। इसको क्या कहेंगे? आर्टीरियोल्स। आर्टरी के बाद फिर ये और छोटा छोटा डिवाइड होता जाएगा, ये सब डिवाइड होते जाएंगे। ये देखो डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं? तो दैट मीन्स इतने पतले हो जाएंगे जितने पतले हम लोगों के बाल हैं। तो ये जब इतने पतले हो जाएं, आर्टरी इतनी बड़ी होती है कि एक जो हार्ट से निकलने वाली आर्टरी, उसमें 500 किलो का वजन टांग दो तो खूब आराम से मजे से वो उठा सकते। क्रेन में लटका दो तो क्रेन में ये जो है आराम से कार उठा दो। तो
इतनी होती है। तो आर्टरी के बाद आती है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है बताइए? दीज आर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो दीज आर द कैपिलरी। ये कैसी होंगी? हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी इतनी पतली हो। ये फूल तो इसमें आवाज आ सकती है। दिस इज नोन एज कैपिलरी, एनीथिंग विच इज हेयर लाइक। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। और फिर जब ये पूरा ब्लड पहुंचा देंगी सब जगह, तो क्या ये वापस लौटेंगी? और वापस लौटेंगी तो फिर ये फिर से ज्वाइन कर जाएंगी। और ज्वाइन करने के बाद क्या होगा? क्या ये फिर से सिंगल हो जाएंगी? तब इसको कहेंगे वेन। ये सब यहाँ से आके फिर से पूरा नेटवर्क बना के फिर ज्वाइन करेंगे, तो इसे क्या कहेंगे? हार्ट से फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है आर्टरी के द्वारा। बीच में ये बाइफरकेटेड सब डिवाइड होकर बहुत पतला पतला हो जाता है, कैपिलरी लाइक फाइन थिक सिंगल सेल थिक। तो वो कैपिलरी है। आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। और जो फिर वहां से डर्टी या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो वेन के द्वारा आता है। तो ब्लड वेसल 3 तरीके की होती हैं, आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन। तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो किस चीज की बात कर रहा हूँ? कैपिलरी की। तो यहाँ एक कैपिलरी है, ठीक है। ब्लड वेसल्स आर इटसेल्फ आर 3 टाइप्स। तो ब्लड वेसल, वेसल का मतलब जिस बर्तन में ब्लड भरा उसे वेसल कहेंगे। एक होता है आर्टरी, तो आर्टरीज, और दूसरा कैपिलरी, और तीसरा ओके। सो ऑन अदर साइड ऑफ, ये माइक्रोविली है, और माइक्रोविली के दूसरी तरफ क्या है? ऑन अदर साइड, इसके दूसरी साइड है ब्लड कैपिलरी, और फ्रंट साइड में इसके क्या है? डाइजेस्टेड फूड है। ये सब ये क्या है? तो ये डाइजेस्टेड फूड है। आप इसे ग्लूकोज कह सकते हो, या और भी कुछ कह सकते हो, वाटर मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, कुछ ना कुछ है, या फैटी एसिड कह सकते हो। तो एक साइड डाइजेस्टेड फूड है, दूसरी साइड ये, ठीक है। अब देखिए, सो ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट, these absorb the digested food except water। ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती हैं लेकिन वाटर को नहीं एब्जॉर्ब करती हैं। अभी तक जो फ्लूइड यहाँ तक पहुँच रहा है बिल्कुल ये फूड, डाइजेस्टेड फूड है फ्लूइड फॉर्म में। अभी ये सेमी सॉलिड नहीं हुआ है, इट इज नाउ इन फ्लूइड फॉर्म। सो दीज एब्जॉर्ब ठीक है डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इट, ट्रांसपोर्टिंग इट। सुजान सेंटेंस कंप्लीट करो। फॉर ट्रांसपोर्टिंग इट टू, कहाँ ले जाने के लिए इन्होंने फूड एब्जॉर्ब किया? ईच पार्ट ऑफ बॉडी, यस सेलुलर साइड, ईच सेल, सब जगह ले जाएंगे कि नहीं? आप भी ठीक ही बता रही हैं, ईच पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया कि अभी नहीं? दिव्या, करेक्ट। अभी इसके बाद नाउ इट फूड, अनएब्जॉर्ब फूड फर्दर मूव्स अप टू इलियम एंड देन द लार्ज इंटेस्टाइन। ये कहाँ मूव करता है? इलियम से होते हुए कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। सो whatever is not digested या undigested, whatever is not digested, that food moves ahead through ileum. Ileum इसका lower part है, through ileum, that is lower part of intestine, to large intestine, where water is absorbed
फॉर बॉडी नीड्स, बॉडी को भी पानी की जरूरत होती है, ठीक है। नाउ वॉट एवर इज लेफ्ट इज कॉल्ड फूड वेस्ट, इट इज इन सेमी सॉलिड फॉर्म। नाउ वॉट एवर इज लेफ्ट, अब कुछ भी अब एब्जॉर्ब नहीं होना है, वॉट एवर इज लेफ्ट इज कॉल्ड फूड वेस्ट, ठीक है। फूड वेस्ट, इट इज इन सेमी सॉलिड फॉर्म which reaches further and remains in rectum until it is defecated। ये rectum में रहेगा जब तक defecate नहीं हो जाएगा। which reaches further, which moves further, अब इसे आगे बढ़ना होगा। which moves further and contained in rectum। rectum एनस से ठीक ऊपर का पार्ट है। until it is defecated, अब अगली चीज आती है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। अब शोषण हमने कंप्लीट कर लिया, परिवहन को ट्रांसपोर्ट करना। सो ब्लड एज सून एज एब्सॉर्ब्स द न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी वेयर हार्ट हेल्प्स इट टू पंप। पंपिंग ऑर्गन है, वो पंप कर करके भेज देगा। सो ब्लड आफ्टर एब्सॉर्बिंग nutrition from intestinal site, you can transport it to cellular site। cellular site या फिर जैसा सुजैन ने कहा each cell of body, each cell ऑफ बॉडी, तो बस उसको पहुंचा देगा। इतना काम हो गया। अब देखिए आखिरी चीज है टिश्यू। लास्ट पॉइंट क्या है न्यूट्रिशन का, बताइए जरा। बहुत अच्छा, चंद्रशेखर बोलो। यस, एसिमिलेशन। तो अब एसिमिलेशन में क्या होगा? as soon as that is nutrition reaches to cell, सेल के पास पहुंच गया, cell takes it inside through selectively permeable membrane या through plasma membrane। प्लाज्मा, ध्यान दीजिए, ये जो सेल है दिव्या, इसमें एक यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे रिसेप्टर्स हैं। ये तो दो चीजों में अंतर आपको बताया गया है 9th में, सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में अंतर। तो ये जो है ये सेमी परमिएबल है और ये क्या है बोलो? सेलेक्टिवली परमिएबल। ध्यान दो दोनों में फर्क। सेलेक्टिव, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर अंदर जाएगा और सेलेक्टिवली में अब पंप है। जैसे ही कोई अमीनो एसिड आया वो उस पर चिपक गया, ठक से उसने अंदर कर दिया, फिर खुल गया आगे। फिर कोई फैटी एसिड वो सेलेक्टेड पार्टिकल को अंदर करेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइड। उसे मालूम है किसको अंदर ले जाना है। तो ये जो रिसेप्टर साइट्स हैं ये किसको अंदर लेने के लिए हैं? फैटी एसिड्स, ग्लूकोज
और जो और भी दूसरी चीज़ें एमिनो एसिड, तो वो काम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा ये। और यहाँ से क्या अंदर जाएगा बोलो, तो वाटर, ये जो है ये सेमी परमिएबल, और जितनी रिसेप्टर साइट्स है वो क्या है बताइए, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इस चीज़ को हम फिगर में देख लेते हैं कि कैसे ही अंदर जाता है, फिर हम आगे की बात करें ना। लेट अस सी दिस। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये कुछ ऐसा होगा। All cells are completely surrounded by a membrane that separates them from their environment. Kind of like how, because the membrane has several molecular parts. अब देखिए, क्योंकि ये सब 9th के बच्चों ने बताया, उन्होंने कहा ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड नेट में ऐसा आया, देख लीजिए। तो हमने नेट पे सर्च किया तो बोले सर सब कुछ क्लियर है, पानी यहाँ से जाता है, और हमने पूरा वीडियो देख रखा है। तो वास्तव में वो बच्चे बहुत तेज आए हैं इस बार 9th पे, छोटी छोटी चीज़ तो बहुत ज़्यादा ही वो कर रहे हैं। तो समझ आई बात कि नहीं ना। तो थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज सून एज न्यूट्रिशन रीचेस सेल, तो क्या होगा, इट सेल टेक्स इट इनसाइड थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेमी परमिएबल भी है और सेलेक्टिव परमिएबल भी है, ठीक है। तो अब जब ये अंदर ले लेगी बताओ ये सारे न्यूट्रिशन को, देन दिस न्यूट्रिशन बिकम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ सेल, तब ये कोशिका का ही अंग हो जाएगा, एंड इट इज नोन एज समंजन। इसी को एसिमिलेशन कहा जाता है। जैसे एज सून एज इट रीचेस द सेल, सेल टेक्स, तो क्या करेगी, इट बिकम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ सेल, एंड सेल यूटिलाइजेज इट फॉर इट्स लाइफ प्रोसेसेस एंड फंक्शंस, या इट्स ग्रोथ। सेल बढ़ेगी कि नहीं डिवीजन के लिए, तो क्या होगा, टेक्स इट इनसाइड। नाउ दिस बिकम्स, ये अब न्यूट्रिशन नहीं रहा, बिकम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ सेल। पार्ट एंड पार्सल एक मुहावरा आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, इसका मतलब है वो उसका हिस्सा हो गया, अभिन्न नाम है। जैसे कश्मीर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, इस तरीके से। सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेल, सेल यूटिलाइजेस इट फॉर इट्स ग्रोथ एंड अदर फंक्शंस। तो इस चीज को कहते हैं भाई उसका एसिमिलेशन हो गया, समंजन हो गया ना। लास्ट अंकुर क्या है बोलो, अब क्या होना बाकी रह गया, यस आप बोले, ये ठीक था। जैसा कि उत्कर्ष ने बताया इजेशन, तो ये धीमे बोलते हैं लेकिन होता हमेशा इंटैक्ट हुए, दैट इज इजेशन, ठीक है। व्हेन द वेस्ट फूड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ रेक्टम, तो अल्टीमेटली ये जो है, तो ये अपेंडिक्स है जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, पहले कभी हुआ करता था लेकिन अभी इसका यूज नहीं है। तो ये अंत में क्या होगा बताइए, ये मूव करेगा, तो ये पोर्शन रेक्टम है और दिस इज एनस। सो व्हेन वेस्ट, फूड वेस्ट को ही शिट कहा जाता है। व्हेन फूड वेस्ट एक्सर्ट pressure on walls of rectum, a signal goes to mind में एक सिग्नल जाएगा इस प्रेशर का, goes to mind, माइंड या ब्रेन, माइंड भी कह सकते हो या ब्रेन भी कह सकते हो, ब्रेन में एक सिग्नल जाएगा और ब्रेन फिर क्या करेगा, Brain sends a command to anus to defecate. अब वो वहाँ एक स्फिंक्टर मसल है, यहाँ पे क्या है बोलो,
यहाँ एक ऐसी मसल है जो ट्राई लोब है, जिसमें क्या है बोलो, ऐसे 3 लोब हैं कि नहीं, तो इसको बोले कि ओपन दिस लोब्स, इसी को तो स्फिंक्टर मसल कहते हैं, ये खुल जाए और फिर ये निकल जाएगा। तो ब्रेन गिव्स ए कमांड टू स्फिंक्टर मसल present in anus to throw out this excreta, ठीक है, outside. It is called ejection or defecation. It is called, छोटे छोटे सेल हैं तो इजेशन कहा जाएगा, और जिसमें प्रॉपर ऑर्गन या सिस्टम बना हुआ है तो वहाँ डेफिकेशन कहा जाएगा। क्योंकि हम लोगों में पूरा सिस्टम है तो डेफिकेशन। खैर मोदी जी ने तो फ्री फ्रॉम डेफिकेशन कर दिया, ओपन साइड डेफिकेशन से इंडिया को फ्री कर दिया। अब कोई रेलवे की पटरी पर डेफिकेट नहीं करता। इन दिस वे the nutrition in human completes. आगे देखिए, dental caries. Sphincter. इसके बाद इनको इनके प्लेसेस पे लगाओ और देखो कहाँ पे क्या है, प्रॉपर्ली लगाओ, एक जैसा दिखना चाहिए। आप लोग भी निकाल के लगाइए कि कहाँ किसकी पोजीशन है, लंग सब निकलेंगे। अगर टीथ में कुछ हो जाता है, लगा दिया, सो फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी, कभी कभी दांतों में कैविटी हो जाती है, दैट इज नोन एज डेंटल कैरीज। ओके, जैसे कि ये डेंटल स्ट्रक्चर है, तो दांतों का स्ट्रक्चर ऐसा है, लेकिन कैविटी हो जाएगी तो इसे ऐसा हो जाएगा क्या, एक में कैविटी लगी हुई है, तो कैविटी लगी हुई तो ये कहीं कहीं पर भी अंदर अंदर तक सब ऐसे चला जाएगा, अपर पल्प तक पहुंच जाएगा। अदरवाइज इसका अंदर का स्ट्रक्चर अगर दांतों का देखा जाए तो ये अंदर नर्व्स हैं, ये देखो नर्व्स हैं, दीज आर द नर्व्स, प्री नर्व्स, तो ऐसा दांतों का स्ट्रक्चर होता है। तो ये आप देख लें, दीज आर द टीथ, ऐसा। और जब इनमें कैरीज हो जाएगी तो हम इसके डिफरेंट पार्ट्स आपको बता रहे हैं कि हाउ इट टेक्स प्लेस। इसके अंदर नर्व्स हैं, ब्लड कैपिलरीज अभी थोड़ी देर बताया था, वो दांतों को हेल्दी बनाती हैं। इसका भी जो भी इसमें बोन्स हैं, दीज आर एक्टिव बोन्स, ये लगातार बनते भी करते रहते हैं। अगर हम ठीक ठीक खाएं तो एनामल बनता रहता है, और इतनी तेजी से तुम उसको डिके करो कि नया बन ही ना पाए, तो फिर हमारा येलो पोर्शन डेंटाइन दिखने लगेगा। और ज़्यादा तुम खट्टा बोलो हमें तो नींबू चूसने में अच्छा लगता है, तो सारे डेंटाइन ही खत्म कर दोगे, एनामल भी खत्म किया, डेंटाइन भी खत्म किया, और फिर जब नर्व्स में वो नींबू गिरेगा तो फिर आपको बहुत दर्द होगा, ठीक है ना। डेंटल टूथ पेन कहलाता है, एंड दिस इज डेंटल कैरीज, इसको भी देख
कैसे होता है? The formation of a small cavity in teeth due to इसकी एक्शन से, एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के एक्शन से अगर हमारे कैविटी हो जाए, ठीक है, एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर, is called dental caries. तो structure of tooth, टूथ का प्लूरल टीथ है ना, तो ये जो टूथ है ये गम्स के द्वारा अंदर इसमें फिर से गम इसको पकड़े रहते हैं, ये गम यहाँ तक जाते हैं, इसको प्रॉपरली पकड़े रहते हैं, सो दे ग्रिप इट टू इट्स प्रॉपर प्लेस। और ये जो इसका नीचे का पोर्शन है ये कहीं बोन से जकड़ा है, ये ना सोचना सिर्फ ऐसे ही अंदर है, ये बोन में लगा हुआ है। ये देखो इतना तेजी से लगा हुआ है कि मैं ये हिला भी रहा हूँ तो भी ये निकल नहीं रहा है, इट इज फिक्स्ड टू बोन। नहीं तो निकाल के देख लो, निकल तो नहीं रहा, हमसे तो नहीं निकल, आपसे निकल जाए। तो ये किस में लगे हैं सारे टीथ? बोन्स में है, तो अगर खींचा भी जाएगा तो बोन से खींचेगा, तो बोन से टूट पाएगा आसानी से। जब बोन कोई छोड़ देता है डेंटल कैरीज से, तो ये भी बोन में लगा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? सो इट इज ऑल इन बोन। Okay, so this is how it looks like. It is gripped in bone. तो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में क्या है कि इसके ऊपर क्या है बताओ? क्या इसके ऊपर एक सीट है? तो अब देखो, बात नहीं करो वैसे तो हर चीज तुम बता देते हो, लेकिन फिर भी बात नहीं करो। तो ये क्राउन है, क्राउन का मतलब है ये दांत का मुकुट है, और ये ऊपर सीट है। सीट कैसी होती है? जैसे ये सीट है, पीछे वाले जो सबसे पीछे के हैं ये दो होते हैं मोलर, क्या होते हैं? फिर प्री मोलर, फिर उसके बाद एक क्या होता है? कैनाइन, और उसके बाद चार होते हैं इंसिसर। क्या होते हैं? इंसिसर। सो हाउ इज द स्ट्रक्चर? तो क्राउन और ये क्या है बोलो? सीट। तो जो पीछे वाले दांत है क्या उनमें ऊपर सरफेस है? इंसिसर में तो सीट नहीं है, कैनाइन में भी सीट नहीं है, जो नुकीले दांत है, लेकिन पीछे वालों में सब में सीट है। तो जब तुम खाना या शिकार मुंह में लेते हो, जैसे तुमने एक बोन पीस, एक तुम्हारा शिकार है वो तुमने मुंह में लिया, तो पहले कैनाइन से चीरते फाड़ते हो, फिर इंसिसर से, सीसर जानते हो काटना, तो वही तो इंसिसर है, क्योंकि अंदर है तो इंसिसर है, वो उसको कट करते हैं, और फिर उसको बाइटिंग के बाद छोटे छोटे पीस में बांटने का काम कौन करता है? क्या ये सीड्स? पीछे वाले मोलर क्या करेंगे? जब टुकड़े टुकड़े में कर दिया तो उसको प्रॉपर पार्टिकल्स में तोड़ने का काम किनका है? मोलर और प्रीमोलर। बात समझ में आ गई? सो नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। लेट अस सी। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ का स्ट्रक्चर देखो, फिर दिखाएं। और इसी तरीके से क्या तुमको सिक्स्थ में जो टंग का बढ़ाया गया है कि स्वीट का टेस्ट कहाँ आता है, सोर का कहाँ आता है, बिटर का कहाँ आता है, खट्टे का, मीठे का, कड़वे का, नमकीन का, ये पता है ना कौन कौन से व्यंजन आता है कि भूल गई? ठीक है ना। So here
ह्यूमन टीथ आर 32 in number, 16 in upper jaw. अपर जॉ की जब हम 16 की बात कर रहे हैं तो उसमें 4 इंसिसर है, 2 canine, ठीक है, और ऊपर देखो 4 प्रीमोलर एंड 6 मोलर, जरा टोटल करो ऐसा होगा, एंड 16 इन लोअर जॉ। हो गया ना, 4 2 6, 6 4 10, 6 16, ठीक है। इंसिसर क्या करते हैं, तो पहले लिखो कैनाइन, टीयर द फूड। हम लोगों में चूंकि फूड को टीयर नहीं करना है, और आजकल तो हम लोग फूड थोड़ा भी हार्ड पसंद नहीं करते, केक पसंद करते हैं, तो वो इतना सॉफ्ट है कि टीयर की जरूरत नहीं, तो कैनाइन छोटे होते जा रहे हैं। तो दैट इज कैनाइन टीयर द फूड। इंसिसर क्या करेंगे बोलो, बाइट द फूड। जब तुम ब्रेड पीस खाते हो तो कैनाइन से खाते हो कि बीच से करते हो, तो एक कहते हैं एक बाइट ले लें, इसका मतलब है इंसिसर को काम में ले लें, यही तो बाइट है। बाइट सामने से, ब्रेड का टुकड़ा कैसे बाइट किया जाता है, ऐसे ही तो होता है, तो बाइट सामने की हुई कि नहीं। सो इट इज, ये बाइट द फूड एंड मोलर्स एंड प्री मोलर्स, ठीक है, ये कन्वर्ट इट इनटू फाइन पार्टिकल्स, ऐसा होता है। तो ये हमारे पास 32 सिस्टम है। चिल्ड्रन के बारे में बताया गया, दे हैव 20 टीथ, हाउएवर एडल्ट हैव 32 टीथ। अब आगे देखो, ह्यूमन टूथ हैज 4 पार्ट्स। तो जो सबसे ऊपर का पार्ट है वो बिल्कुल वाइट है, उसको कहते हैं टूथ एनेमल। ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है, ये बोन से भी हार्ड है, और ये टूथ एनेमल यहाँ तक जाएगा। अंदर एनेमल की जरूरत नहीं है, अंदर एनेमल की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो पोर्शन है इसे क्या कहेंगे, टूथ एनेमल, ये है इनेमल। वैसे तो नाम इसका क्राउन है, जो अंदर तक क्राउन है ये क्राउन है, और ऊपर की पोर्शन क्या हो गई बताओ, क्या ये सीट हो गई जहाँ फूड रहता है, इसे क्या कहेंगे। लेकिन अगर हम कोर वाइज देखें तो सबसे ऊपरी सिरे को क्या कहते हैं, क्या इनेमल। क्राउन और सीट अभी तुम भले ही ना याद रखो, वो तो उसके नेम है। जो ऊपर ऊपर दिख रहा है, शो हो रहा है, वो क्राउन है, ठीक है, उसके ऊपर सीट है, बाकी गम है, ये सारे हैं, वो तो पार्ट हो गए, ओके। अगला देखो, इनेमल के बाद क्या आएगा, एक येलो कलर का पोर्शन है, किसी किसी का इनेमल निकल जाता है जो कैल्शियम फ्लोरेपेटाइट का बना हुआ है, और ये निकल जाए तो इसके अंदर यहाँ क्या होगा बोलो, येलो पोर्शन दिखने लगता है, क्या टीथ का, दैट इज नोन एज डेंटाइन। ये अंदर का पोर्शन क्या होगा, दिस इज डेंटाइन। ये उतना हार्ड नहीं जितना इनेमल। तो नेक्स्ट इज डेंटाइन। डेंटाइन के अंदर, डेंटाइन भी जब निकल जाएगा तो डेंटाइन काफी अंदर तक होता है, ऐसा थोड़ा अंदर नहीं होता है, दिस इज डीपर। तो यहाँ से ब्लड वेसल्स आती हैं, वो इसको लगातार इसमें कैल्शियम डालती रहती हैं, और कैल्शियम डाल के क्या टीथ को फॉर्मेशन करती रहती हैं। टीथ आर द एक्टिव बोन्स, ये ऑस्टियो सेल्स के बने होते हैं। ऑस्टियो का मतलब ही बोन होता है, तो किसके बने होते हैं, ऑस्टियो सेल्स की, लगातार बनते भी घटते रहते हैं। तो जैसे जैसे डिके होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हमारे माउथ में बैठा हुआ है, वो एसिड सेक्रीट करता है। जब भी तुम शुगर खाते हो और गार्गल नहीं करते प्रॉपरली, तो उस शुगर को कन्वर्ट कर देता है एसिड में, और माउथ का जो पीएच वैल्यू है या एसिडिक वैल्यू है वो 7 से डाउन कर देता है, यानी एसिडिक बना देता है। तो जब माउथ एसिडिक हो जाएगा तो उससे हमारा डिके होगा। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बहुत दानी लोग हैं, हम चाहते हैं बैक्टीरिया से तुम भी खा लो, हम तो खा ही नहीं, थोड़ा तुम खा लो, लेकिन वो हमारे दांतों को ही खराब कर देता है।
क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो क्या करता है बताइए, एसिड सेक्रीट कर करके डेंटल प्लेक, यहाँ येलो कलर का प्लेक नहीं हो जाता सीमेंट, उसके पीछे छुप के बैठता है। नहीं तो हम गार्गल करें, क्या बैक्टीरिया बह ना जाए गार्गलिंग में, लेकिन वो क्यों नहीं बह पाता? क्योंकि वो अपने लिए घर भी बना लेता है वहाँ पर। और जब भी वो है, अगर हमने ऐसे ही खाना खा के कुछ पार्टिकल ट्रैप हो गए, उसी में रह गए, तो उसके लिए वो दिन रात वहाँ डाइनिंग टेबल है, तो वहाँ एसिड छोड़ेगा। उस एसिड से हमारे कैल्शियम, फ्लोर एपेटाइट पूरा डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, धीरे धीरे एनेमल निकल जाएगा, डेंटाइन भी निकल जाएगा, कैविटी भी बन जाएगी। और कैविटी के बनने के बाद अब जब वो एसिड छोड़ेगा तो क्या वो ब्लड कैपिलरीज में एसिड नहीं गिरेगा? देन इट इज ए डेंटल है, क्या टूथ है टोटल, ठीक है। तो डेंटाइन हो गया, एनेमल, डेंटाइन, और सबसे अंदर क्या हो गया? क्या ब्लड कैपिलरीज। तो दिस इज, ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज। सो ह्यूमन टूथ हैज 3 पोर्शंस। अब जरा देखो क्या क्या चीज होती है इसमें। गम भी होता है, दीज जो आउटसाइड का पोर्शन है जिसमें ये चीज टूथ सिक्योर्ड है, ये गम, these are gums. Okay. Enamel. So enamel is the hardest portion of body. It is hardest, outermost coating of teeth की भी है, body की भी है. So it protects the teeth from acids secreted by bacteria, या जो हम एसिड खाते हैं उनसे बचाना। वैसे तो हमारे माउथ को एल्कलाइन बनाता ही है एमाइलेज, लेकिन फिर भी ये प्रोटेक्ट करती है एसिड सेक्रेटेड बाय बैक्टीरिया। बिलो एनामेल देयर इज डेंटाइन, और ये कैसा दिखता है? इट इज वाइट इन कलर, वाइट इन कलर। इसको जिंक ऑक्साइड की तरह वाइट है। अगर मान लो किसी के दांतों में ये निकल जाता है तो जिंक ऑक्साइड लगाया जाता है। ये डेंटल डॉक्टर के यहाँ से ही आया। किसी को फीडिंग करनी तो जिंक ऑक्साइड की, इट इज वाइट इन कलर। जबकि डेंटाइन क्या है? इट इज येलो, येलोइश है, थोड़ा सा येलो है, येलोइश वाइट, बिल्कुल येलो नहीं है, वाइट रीजन बिलो एनेमल कोटिंग। दिस इज ऑल्सो हार्ड। ये हार्डेस्ट नहीं है लेकिन हार्ड है। अब देखो हम ये देख लें कि एनेमल बना किसका है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एनेमल ऑफ टूथ इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट बोल रहा है, वैसे हाइड्रोपेटाइट भी बोल रहा है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। एनेमल कंपोज ऑफ कैल्शियम, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट, ये लिख लो। इट इज मेड ऑफ, दिव्या कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बताओ। फॉस्फेट सही, Ca3 और PO4 3 इसका इसमें लगा दिया तो कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसी का ही कैल्शियम और फास्फोरस की हमारी बोन भी बनी है, दो ही चीज़ मिलती है, ठीक है कि नहीं। अब
डेंटाइन इज येलोइश रीजन। तो क्या डेंटाइन भी किसी चीज का बना है? केमिकल सब्सटेंस इन डेंटाइन ऑफ टूथ। थोड़ा तो अलग होगा, 70% इनऑर्गेनिक से 20% ऑर्गेनिक है, हाइड्रोएपेटाइट है, थोड़ा अंतर है, हाइड्रोएपेटाइट है, चलो कोई बात नहीं, उसका कोई नहीं पूछता है। तो ये है, दिस इज ऑल्सो हार्ड। और तीसरी चीज क्या है? द बिलो डेंटाइन देयर इज, क्या होगा? बिलो डेंटाइन देयर इज ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच लुक आफ्टर या टेक केयर, वही तो न्यूट्रिशन देती हैं टीथ को। तो बिलो डेंटाइन there is network of blood capillaries ठीक है, which give nutrition to teeth। टीथ इज ए साइट ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म, वहाँ पर चीज़ें बनती बिगड़ती रहती हैं, ऐसा नहीं कि वो वही है, ठीक है। सो गिव न्यूट्रिशन टू टीथ। ओके, ये बात हो गई। टीथ इज सिक्योर्ड इन इट्स, जो टीथ का ये बीच का पोर्शन है, इसको कहते हैं पल्प कैविटी। से नाम बदलो, इसे क्या कहेंगे? पल्प कैविटी। यहीं पे कैविटी पहुंच जाती है जो कि है, इट इज कॉल्ड पल्प कैविटी। पल्प कैविटी। टीथ इज सिक्योर्ड या टूथ इज सिक्योर्ड इन इट्स पोजीशन। अच्छा, इट इज एंकर्ड। टूथ किससे द्वारा एंकर्ड है? वो तो बोलो। एंकर्ड टू बोन। कौन सी बोन? ऑफ जॉ। ये जबड़ा है, जबड़े में बोन है ना, उसी में वो क्या एंकर समझते हो? जैसे नाव होती है स्टीमर, तो स्टीमर में वो क्या करते हैं, इस तरीके से एक एंकर नहीं डाल देते लोहे का, और वो पानी में जाता है तो उसी के ऊपर सैंड जमा हो जाती है। फिर स्टीमर तुम समुद्र में ही गिरा दो तो कहीं ना कहीं नीचे ज़मीन होगी, और जैसे वो गिरेगा 100 किलो या 200 किलो का, तो मिट्टी में धंसता चला जाएगा। तुम्हारी नाव समुद्र के बीच में कहीं भागेगी नहीं, एंकरिंग होगी। समझ आ गया कि नहीं? नदी में भी एंकरिंग कर देते हो कि भाई उसको एंकर डाल दो, तो एंकर डालने के बाद क्या होगा? नाव कहीं जाएगी, मिट्टी में घुस गया, भाले नुमा उसी में भर गया, फिर उसको ताकत लगा खींचा जाता है। सही है। तो टूथ किस में एंकर्ड है? एंकर्ड टू बोन ऑफ जॉ एंड फर्दर सिक्योर्ड। और उसे उत्कर्ष कौन सिक्योर कर रहा है? हाँ, सिक्योर्ड बाय गम। मान लो जैसे तुमको गम्स में प्रॉब्लम है तो तुम किस डॉन्टिस्ट के पास जाओगे? एंडोडॉन्टिस्ट। अगर तुमको मान लीजिए एनामल की प्रॉब्लम है तो आप मम्मी से कहते हो कि नहीं कि पेरीडॉन्टिस्ट के पास ले चलो। तो पेरीडॉन्टिस्ट, मीजोडॉन्टिस्ट, एंडोडॉन्टिस्ट, जो 12 तरीके के डेंटिस्ट होते हैं उनमें ये सब हैं। ऐसे तो नहीं बोल देते हो कि डेंटिस्ट के पास ले चलो, जो बीमारी होती है उसके लिए कहते हो नहीं मम्मी ऐसे मत ले चलो, वहाँ ले चलो, नहीं। तो मीज़ो बीच वाले हैं, मान लीजिए डेंटाइन की प्रॉब्लम है तो मीज़ोडॉन्टिस्ट, अंदर की है तो एंडोडॉन्टिस्ट, और अगर गम्स की है तो पेरीफेरी होती है तो पेरीडॉन्टिस्ट। सही है, ऐसे आप लोग करते हो। सबसे बाहर है तो एपिडॉन्टिस्ट। तो डेंटिस्ट के जो 12 तरीके हैं उनमें से, तो इट इज़ फर्दर सिक्योर्ड बाय गम्स। ठीक है, इतना ही रखिए, बाकी कल इसकी हम लोग डेंटल करेंगे।